हेलो फ्रेंड, आइए आज हम बीए सेकेंड ईयर पर जो आज का लेक्चर है और जो टॉपिक है हमारा वो है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। आज का हमारा ये टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मगध पर, इससे पहले जो हमने चर्चा की 16 महाजनपद, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, चेत, तो जिसमें हमने आपको बताया कि 4 महाजनपद जो शक्तिशाली थे, जिसमें पहला होता है मगध और दूसरा होता है कौशल और तीसरा होता है अवंती और जो चौथा होता है वो होता है वत्स। ये 16 महाजनपद में 4 मात्र शक्तिशाली महाजनपद बचते हैं और बाद में जो है आपस में ये हमेशा संघर्षरत रहे और बाद में मगध ने क्या किया कि इन तीनों राजवंशों पर जो है अधिकार कर लिया और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। और मगध पर जो सबसे पहले वंश जिसने शासन किया उसका नाम होता है हर्यक वंश। तो यहीं से पहला क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है कि मगध पे सबसे पहले किसने शासन किया। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश। मगध पे सबसे पहले कौन सा वंश शासन करता है? तो हर्यक वंश। अगर इसके शासन के टाइम की बात की जाए तो हर्यक वंश के शासन का जो टाइम होता है वो होता है आपका 544 से लेके 412 बीसी यानी ईसापुर। ठीक है, तो अगर शासन का टाइम पूछा जाएगा, ये पूरे हर्यक वंश के शासन का टाइम है 544 से लेकर 412 बीसी तक। ये पूरा जो शासन का टाइम है वो हर्यक वंश है। और इस वंश का जो पहला संस्थापक राजा होता है, ये कहें कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है बिंबिसार। ये सबसे पहला शक्तिशाली शासक होता है और इसके पिता का नाम जो मिलता है, तो कहीं कहीं इसके पिता का नाम भद्दी मिलता है, कहीं कहीं रिपुंजय मिलता है। तो इसका जो शासन का टाइम है वो है 544 से लेके 544 से 492 बीसी यानी ईसापुर। 544 से लेके 492, ये लगभग 52 वर्षों तक शासन करता है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये पूरा शासन करता है। जहाँ तक इसकी जानकारी का प्रश्न है तो इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जैन ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से और अन्य साहित्यिक ग्रंथों से भी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बिंबिसार के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये 15 वर्ष का बालक होता है तो इसके पिता ने क्या किया कि इसे जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार 2 तरीके से किया। पहला क्या किया कि इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, और दूसरा युद्ध विजयों के द्वारा। इसने अपने साम्राज्य का 2 तरीके से विस्तार किया। पहला वैवाहिक संबंधों के द्वारा। सबसे पहले इसने जो अपना विवाह किया वो लिच्छवी नरेश, पहला जो विवाह करता है वो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी जिसका नाम है चेलना। कहीं कहीं एक और नाम देता है या छलना। तो पहला विवाह इसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ किया। इस विवाह के फलस्वरूप इसके मान सम्मान में बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि जो उस समय लिच्छवी गणराज्य था, इसके बारे में ये कहा जाता है ये 36 गणराज्यों का एक संघ हुआ करता था और ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य की बात की जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य उस समय लिच्छवी गणराज्य होता है। तो इसी की जो है राजकुमारी थी चेलना या छलना। तो इस वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी।
तो अगर यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ये पूछा जाता है कि बिंबिसार का पहला विवाह या बिंबिसार का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था, अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेलना या छलना के साथ। इसने अपना पहला विवाह किया। और दूसरा विवाह इसका जो दूसरा विवाह होता है वो होता है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी के साथ। इसने अपना दूसरा विवाह जो है कौशल के साथ किया। और कौशल का जो राजा होता है उसका नाम होता है प्रसेनजीत, जिसकी बहन होती है महाकोशला देवी। महाकोशला देवी नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था। अगर ये पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकोशला देवी। तो इस वैवाहिक संबंध के द्वारा ये कहा जाता है कि बिंबिसार को काशीग्राम जिसकी आय होती थी, काशीग्राम जिसकी आय लगभग 1 लाख रुपया होती थी। 1 लाख आय वाला काशीग्राम इसे दहेज में मिलता है। दहेज में और किसके लिए दिया जाता है तो नाहन चुनने के लिए, नाहन चुन डेली के खर्च के लिए इसको दिया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ एक बन जाता है ये कि किस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को ग्राम जिसकी आय 1 लाख होती थी प्राप्त हुआ। तो कौशल के विवाह के फलस्वरूप इसे काशीग्राम जिसकी आय 1 लाख होती थी वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बिंबिसार ने जो अपना तीसरा विवाह किया, तो इसने अपना तीसरा जो विवाह किया वो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। ये नाम याद रहे, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ ये तीसरा विवाह करता है। तो ये कहा गया कि इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिंबिसार के साम्राज्य में भी वृद्धि हुई और उसके मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। और इसने जो साम्राज्य का दूसरे तरीके से जो विस्तार किया वो दूसरा है युद्ध विजय के द्वारा। युद्ध विजय की अगर बात की जाए, अगर युद्ध विजय की बात की जाएगी तो युद्ध विजय में इसने क्या किया, अंग की विजय की। किसकी? अंग के बारे में ये कहा जाता है कि अंग और मगध में प्राचीन समय से ही शत्रुता चली आ रही थी। अंग और मगध में प्राचीन समय से शत्रुता चली आ रही थी। और ये कहा गया कि अंग का जो राजा है इसने जो है बिंबिसार के पिता को एक बार पराजित कर दिया था। और उसी के कारण बिंबिसार जब शासक बनता है तो शासक बनने के बाद बिंबिसार ने अंग के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग का राजा कौन था? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, अंग के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। अंग का राजा था ब्रह्मदत्त। इसने ब्रह्मदत्त के ऊपर आक्रमण किया और इस आक्रमण में ब्रह्मदत्त मारा जाता है। और उसके बाद इसने अंग की विजय करके मगध साम्राज्य में इसको मिला लिया। अंग की राजधानी अगर पूछे कहाँ थी तो आप बता सकते हो, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। तो इस पर अधिकार कर लिया इन क्षेत्रों को जो है। तो यहाँ से मगध के विस्तारवादी नीति का प्रारंभ हुआ। और जहाँ तक बात की जाए मगध सबसे शक्तिशाली क्यों होता है, तो मगध शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, तो मगध चूँकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो पहाड़ियाँ एज इसके दुर्ग का कार्य करती थी, इसीलिए ये महाजनपद सबसे शक्तिशाली हो जाता है। इसकी सुरक्षा में एक अभेद दुर्ग के रूप में चारों तरफ से पहाड़ियाँ इसकी सुरक्षा करती थी। ठीक है, तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार इस तरीके से किया। और बिंबिसार के बारे में ये कहा जाता है ये मगध का पहला सबसे शक्तिशाली एज स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा होता है। और इसका जो राजवैद्य होता है, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो ये जानते रहिएगा बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका नाम होता है जीवक। राजवैद्य
बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था, पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवक। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम था जीवक। और एक बार इसने जो है, क्योंकि बिंबिसार के समय में जो अवंती का राजा होता है जिसका नाम होता है प्रदोत, अवंती नरेश प्रदोत, पूछा जाएगा अवंती नरेश प्रदोत। तो प्रदोत जो होता है ये बिंबिसार का मित्र था। तो अवंती नरेश प्रदोत को एक बार पांडु रोग हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ये पांडु रोग किस प्रकार का रोग है, तो पांडु रोग होता है जिसको कहते हैं पीलिया। पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी से इसको बचाने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसके उपचार के लिए भेजा था। तो अगर पूछा जाए कि किसके उपचार के लिए बिंबिसार ने जीवक को अवंती में भेजा था ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदोत। प्रदोत, चूंकि प्रदोत किसका मित्र था अगर ऐसे पूछा जाता है तो प्रदोत बिंबिसार का मित्र था, और इसी की प्राण रक्षा के लिए इसने जीवक को। और जीवक के बारे में ये भी कहा जाता है, एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो है कि बौद्ध संघ में जो है इसको नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि बौद्ध संघ में भी कई लोगों का ऐसे स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो इसके लिए जो है बिंबिसार ने जीवक को बौद्ध संघ के उपचार के लिए इसने नियुक्त कर दिया था जीवक को। और एक बार महात्मा बुद्ध जो है नदी पार कर रहे थे, तो नाविक को देने के लिए उनके पास तर्पण नहीं होता, कुछ मुद्रा वगैरह नहीं होती। तो बिंबिसार ने क्या किया कि यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए तर्पण मुक्त कर दिया। अब वो नाव से इस पार से उस पार जा सकते हैं, उनको किसी तर्पण देने की ज़रूरत किसी को नहीं है। तो ये भी जानते रहिएगा, किसने जो है नाविकों को तर्पण देने से पूरी तरह से छूट कर दी, तो ये हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बिंबिसार। और बिंबिसार के बारे में ये कहा जाता है कि इसने वैशाली की जो एक गणिका थी, ठीक है, तो वैशाली में गणिका की एक परंपरा चलती थी, वहाँ पे गणिका को नियुक्त किया जाता था। और वैशाली की जो गणिका थी जिसका नाम था आम्रपाली, तो इसने भी वैशाली की जैसे वहाँ पर गणिका को रखा जाता था, सेम उसी पैटर्न पे इसने अपने यहाँ भी एक गणिका की नियुक्ति की जिसका नाम होता है सालवती। क्या नाम था? सालवती। जानते रहिएगा, वैशाली की गणिका आम्रपाली जैसे वहाँ पे नियुक्त की जाती थी, उसी के आधार पर इसने अपने यहाँ एक गणिका को नियुक्त किया जिसका नाम क्या होता है? सालवती। गणिका का मतलब होता है नर्तकी। ठीक है, तो नर्तकी अब रखने की परंपरा भी इसने भी वहाँ से सीखी और अपने यहाँ भी एक नर्तकी को रखा। अगर नर्तकी का नाम पूछा जाता है तो इसका नाम आप बता सकते हो, क्या नाम था? तो इसकी नर्तकी का नाम होता है सालवती। ठीक है, और इसी सालवती से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम है अक्षय। कहीं कहीं अभय भी देता है अक्षय। ठीक है, एक दृष्टांत मिलता है जिसमें बताया गया है कि जब बिंबिसार को आम्रपाली के बारे में सूचना मिली, वैशाली की जो गणिका होती आम्रपाली, तो आम्रपाली के बारे में जब बिंबिसार को ये सूचना मिली तो बिंबिसार उसको देखने के लिए भेष बदलकर लिच्छवीगढ़ राज में गया था आम्रपाली से मिलने के लिए। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है। बिंबिसार को शासन करते हुए लगभग 52 वर्ष बीत जाते हैं और उसके बाद जो बिंबिसार का लड़का होता है जिसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, तो ये कहा गया कि अजातशत्रु, और इस अजातशत्रु को जो है बुद्ध का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के, आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के चचेरे भाई का क्या नाम था? बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, तो बुद्ध के चचेरे भाई का क्या नाम था? अगर उनका नाम पूछता है तो उनका नाम हो जाएगा देवदत्त। इन्हीं देवदत्त के भड़काने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद करके कारागृह में डाल दिया और जहाँ पे 15 वर्ष कारागृह में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
इस बात को जानते रहिएगा। कितना वर्ष, कभी कभी अगर वर्षों को पूछता है तो वर्ष को याद रखिएगा। कितने वर्ष? तो 15 वर्ष। ठीक है। और ओवरऑल बिंबिसार ने कितने समय तक शासन किया, तो इससे पूछता है। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। 544 में 492 माइनस करोगे तो आ जाएगा 52, यानी 52 वर्ष। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। तो जीवन के आखिरी समय में जो है अजातशत्रु ने इसे देवदत्त के भड़काने पर बंदी गृह में यानी कारागार में डाल देता है और वहाँ 15 वर्ष रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक बिंबिसार के धर्म की बात है कि ये किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को मानता था, तो ये जानते रहिएगा ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म को मानने वाला था। ये दोनों धर्मों को मानता था। ठीक है, तो बिंबिसार के बाद अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अगला शासक कौन होता है? तो बिंबिसार के बाद जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है अजातशत्रु। बिंबिसार का लड़का होता है जिसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। अगला शासक कौन होता है अगर पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा। अगला शासक होता है अजातशत्रु। और इसके शासन का टाइम पूछा जाए तो 492 से लेकर 460 BC यानी ईसा पूर्व। ठीक है, तो 492 से लेकर 460 BC तक इसने शासन किया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि चूंकि इसका प्रारंभिक समय में जो संघर्ष होता है वो किसके साथ होता है? तो लिच्छवी के साथ होता है। लिच्छवियों के साथ इसका प्रारंभिक संघर्ष होता है। और उस संघर्ष का कारण क्या होता है? तो आइए उसके बारे में बताते हैं कि उस संघर्ष का कारण क्या होता है। इससे पहले ये देखते हैं कि इसकी उपाधि कौन सी थी। तो अजातशत्रु की 2 उपाधि होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो पहला इसे कहा जाता है कुड़िक। अगर ये कहें कुड़िक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुड़िक के नाम से जो है अजातशत्रु को जाना जाता है। कुड़िक का अर्थ क्या होता है? तो कुड़िक का अर्थ होता है हत्यारा। ठीक है, हत्यारा। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता भी कहा गया है। पितृहंता मतलब पिता का वध करने वाला ना। और कुड़िक भी इसीलिए कहा जाता है हत्यारा क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर शासन सत्ता पर अधिकार किया था, इसलिए इसे कुड़िक भी कहा जाता है। और इसकी एक और उपाधि होती है, कौन सी? देवानामप्रिय। देवानामप्रिय। अगर ये बात करें कि देवानामप्रिय की उपाधि कौन कौन धारण करते हैं, तो इतिहास में 4 लोगों के बारे में कहा जाता है कि 4 जो शासक होते हैं उन्होंने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। तो ये 4 शासक कौन है? तो आइए लगे हाथ चारों के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो होता है जिसने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की, तो देवानामप्रिय की उपाधि धारण करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसे औपपातिक सूत्र में देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसके बारे में पता चलता है। और दूसरा होता है अशोक। मौर्यवंशी शासक अशोक, इसने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अशोक ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला शासक कौन होता है? तो अगला शासक जो होता है दशरथ। ये भी मौर्यवंशी राजकुमार होते हैं, इसने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो दशरथ ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी।
अगला शासक कौन होता है? तो जो चौथा शासक होता है ये होता है श्रीलंका का शासक, जिसका नाम होता है तिस्य। श्रीलंका के शासक तिस्य ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। तो ये 4 लोग हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सिविल से लेते हुए कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस शासक ने देवा नाम की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाएगा तो किसने किसने धारण की थी, तो अजातशत्रु ने धारण की थी, दूसरा मौर्यवंशी राजा अशोक ने धारण की थी, तीसरा मौर्य वंश का ही एक शासक होता है जिसका नाम होता है दशरथ, और चौथा कौन होता है? तो श्रीलंका का शासक तिस्य, इसने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें कि देवानामप्रिय का अर्थ क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा कि देवानामप्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। जो देवताओं का प्रिय हो उसे कहा जाता है देवानामप्रिय, और दूसरा जो दिखने में सुंदर हो। तो दोनों, चाहे जो भी आपसे पूछा जाए तो जानते रहिएगा, ठीक है। तो आइए, अब इसकी उपाधि हो गई। उपाधि के बाद अब आगे चलते हैं कि इसका सबसे पहला जो प्रारंभिक संघर्ष होता है, तो इसका पहला संघर्ष होता है लिच्छवियों से। और लिच्छवियों से संघर्ष होने का कारण क्या होता है? तो लिच्छवियों से संघर्ष के इसके 2 कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? तो पहला तो कारण लिच्छवियों से संघर्ष का ये होता है कि जब बिंबिसार शासक था तो बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम होता है हल और दूसरा होता है बेहल। हल और बेहल नामक 2 पुत्र पैदा हुए थे, और बिंबिसार ने इनको हाथी सेनाग, जो रत्नों की एक माला होती है, ठीक है, हाथी सेनाग, रत्न जड़ित एक माला होती है, हाथी सेनाग रत्न जड़ित एक माला होती है। और ये कहा गया कि इस रत्न जड़ित जो माला थी, जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने इस हाथी सेनाग को हल और बेहल से मांगा। हल बेहल ने इस हाथी सेनाग को देने के बजाय दोनों भागकर अपने नाना लिच्छवी नरेश चेटक के पास चले जाते हैं, और यही इन दोनों के बीच में एक विवाद का कारण बन जाता है। पहला तो विवाद का कारण पूछे तो हल बेहल द्वारा जो हाथी सेनाग जब शासक बनता है तो इसकी मांग करिए, लेकिन ये देने के बजाय ये दोनों भाग के अपने नाना चेटक के यहाँ चले जाते हैं। ये इनकी शत्रुता का एक कारण बन जाता है। और दूसरा कारण अगर पूछा जाए तो दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण होता है कि गंगा और सोन नदियों, गंगा प्लस सोन नदी के किनारे रत्नों की एक खान थी, और उन रत्नों की खान पर बिंबिसार के समय में आधा अधिकार लिच्छवियों का और आधा बिंबिसार का था। लेकिन बिंबिसार के मरने के पश्चात लिच्छवियों ने इस पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, और इसी के कारण अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच में संघर्ष हुआ। तो ये 2 कारण हैं लिच्छवियों के खिलाफ संघर्ष के, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों कारण के बारे में आप बता सकते हैं, चाहे कोई कारण बताइए, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कौन कौन से कारण थे। तो ये 2 कारण थे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संघर्ष, लिच्छवियों से संघर्ष। तो जब लिच्छवियों के साथ संघर्ष हुआ तो ये कहा गया कि अजातशत्रु लिच्छवियों के खिलाफ हुए इस प्रथम संघर्ष में पराजित हो जाता है। जब प्रथम संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद ये महात्मा बुद्ध के पास गया
और लिच्छवियों को पराजित करने के बारे में उनसे पूछा कि वो कुछ ऐसे उपाय बताइए कि जिसके द्वारा हम लिच्छवियों को पराजित कर सकें। तो महात्मा बुद्ध ने इसे जो बताया उसको कहते हैं कि सप्त अपरिहाण सूत्र। सप्त अपरिहाण सूत्र। महात्मा बुद्ध ने बताया कि सप्त अपरिहाण सूत्र, जब तक इन 7 बातों का पालन लिच्छवी लोग करते रहेंगे तब तक लिच्छवियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। और 7 बातें क्या बताई? उन्होंने बताया कि जब तक ये लोग वृद्धों के प्रति आदर, चैत्यों के प्रति आदर, महिलाओं के प्रति आदर, तख्ते पर सोएंगे, नियमित रूप से सभा का आयोजन करेंगे, इन सब चीज़ों को जब तक ये करते रहेंगे तब तक इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार, क्या नाम था? वत्सकार। आपसे पूछे कि लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने किसे नियुक्त किया था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सकार। लिच्छवियों के खिलाफ विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को नियुक्त किया था। और महात्मा बुद्ध ने लिच्छवियों को पराजित करने के लिए कौन सा तरीका बताया कि कौन से नियम का वो पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता? तो सप्त अपरिहाण सूत्र, जब तक ये लोग इसका पालन नियम से करते रहेंगे तब तक लिच्छवियों को पराजित नहीं किया जा सकता। तो ये कहा गया कि वत्सकार को लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने नियुक्त किया। और वत्सकार एक लंबे समय तक जो है लिच्छवी गणराज्य में रहा और लगभग 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद ये इसमें लिच्छवियों के खिलाफ विभेद डाल सका। और उसके बाद हुए द्वितीय संघर्ष में लिच्छवी लोग अजातशत्रु से पराजित हो जाते हैं। और लिच्छवियों के खिलाफ हुए इस द्वितीय संघर्ष में अजातशत्रु ने 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया ना। कौन से नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया? उसके नाम क्या थे? तो जानते रहिएगा। पहला अस्त्र जो होता है महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक, और दूसरा होता है रथमूसल। अजातशत्रु ने, आपसे पूछा जाएगा कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ किन 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया था? तो पहला होते हैं महाशिलाकंटक और दूसरा होता है रथमूसल। ठीक है। महाशिलाकंटक देखिए नाम से ही पता चल रहा है। महाशिला, महा मतलब होता है बड़ा, शिला मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको शत्रुओं पर फेंका जाता था ना, उसी को कहते थे महाशिलाकंटक। ठीक है। और दूसरा रथमूसल, इसमें बड़े बड़े मुनाल जड़े होते थे जिसके द्वारा शत्रुओं पर प्रहार किया जाता था। तो ये दोनों नवीन अस्त्रों का प्रयोग अजातशत्रु ने किसके खिलाफ किया था? तो लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने इन 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया था। लिच्छवियों ने 36 गणराज्यों का एक संघ बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कितने गणराज्यों का संघ बनाया था लिच्छवियों ने अजातशत्रु के खिलाफ, तो 36 गणराज्यों का संघ बनाया था जिसे अजातशत्रु ने पराजित कर दिया। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। अब दूसरा संघर्ष अजातशत्रु का किसके साथ होता है? तो अजातशत्रु का जो दूसरा संघर्ष होता है वो कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ होता है। और ये कहा गया कि जब बिंबिसार की मृत्यु होती है तो बिंबिसार के मरने के बाद उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है महाकोशला देवी, बिंबिसार के मरने के बाद उसकी पत्नी महाकोशला देवी, महाकोशला देवी, बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो होती हैं महाकोशला देवी
अपने पति के वियोग में ये भी मर जाती हैं। तो पति के वियोग में मरने के कारण ही जब प्रसेनजीत ने क्या किया कि बिंबिसार को 1 लाख आय वाले काशी ग्राम को जो है, जो जिसकी आय 1 लाख की, उसकी आय को देना इसने क्या किया कि बंद कर दिया। काशी की आय जब देना इसने इसको बंद कर दिया तो यही दोनों के बीच में शत्रुता का एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो जब इसकी आय देना प्रसेनजीत ने बंद कर दिया तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो ये कहा गया कि प्रथम युद्ध में जो है प्रसेनजीत पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद ये भागकर अपने माली के यहाँ शरण लेता है और बाद में अपनी माली की पुत्री मल्लिका देवी के साथ विवाह कर लेता है। किसके साथ? तो माली की पुत्री जिसका नाम था मल्लिका देवी के साथ इसने विवाह कर लिया। और उसके बाद अजातशत्रु को पराजित करने के लिए तरीके की बात, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अजातशत्रु को पराजित किया जाता है? तो इसके लिए जो है अपने 2 गुप्तचरों की नियुक्ति की और वो धनुगातिस्य नामक गुप्तचर होता है जो अजातशत्रु के राज्य में जाकर इनके जो अधिकारी होते हैं उनसे वो दोनों आपस में चर्चा करते हैं सकट व्यूह पे, जिसके माध्यम से अजातशत्रु को पराजित किया जा सकता है। तो उस सकट व्यूह के बारे में दोनों ने उसके बारे में सुना और सुनने के बाद दोनों ने आकर जो है उसके बारे में बताया प्रसेनजीत को। और द्वितीय अभियान में अजातशत्रु पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद बंदी बना लिया जाता है। लेकिन प्रसेनजीत ने उदारता का परिचय देते हुए अजातशत्रु को छोड़ दिया और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह, जानते रहिएगा पूछा जा सकता है, वजीरा, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया प्रसेनजीत। और बाद में दोनों में क्या हो गया? अच्छे संबंध हो गए। और उसके बारे में तो ये भी पता चलता है प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बारे में जो अच्छे संबंध होते हैं उसके बारे में ये बताया जाता है कि एक बार जो प्रसेनजीत का लड़का होता है बिड्डूढप, तो बिड्डूढप ने क्या किया कि अपने पिता के खिलाफ उसने जो है षड्यंत्र किया। और पिता के खिलाफ जो जब षड्यंत्र करता है तो उस षड्यंत्र में जब इसको पता चलता है प्रसेनजीत को, तो ये भाग के चला आता है अजातशत्रु के पास। तो अजातशत्रु ने इसे शरण दिया था। तो इस बात से ये पता चलता है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है एक बार इसने जो है प्रसेनजीत ने इसको कुछ ऐसे वस्त्र जो है इसे अजातशत्रु को दिया था। ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच में मधुर संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जानते रहिएगा, दोनों से संघर्ष हुआ इन दोनों को। पहला लिच्छवियों के साथ संघर्ष होता है और दूसरा किसके साथ संघर्ष होता है? तो दूसरा कौशल नरेश के साथ इसका संघर्ष होता है। ठीक है, और इन संघर्ष के साथ अजातशत्रु ने जो है, और अजातशत्रु के बारे में ही कहा जाता है इसी के समय में, अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पूछे किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजा कौन था? तो अजातशत्रु। कहाँ पर हुआ? सप्तपर्णी गुफा में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ? तो 483 ईसापुर में, 483 BC यानी ईसापुर में हुआ था। ठीक है, 483 ईसापुर में हुआ था।
इस बात को जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये संगीति के बारे में। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं ओवरऑल। वैसे नई बुक जो आ गई उसमें 5 बौद्ध संगीतियाँ देगा, तो 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में जब हमने आपसे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है उसमें है, आप देख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा शार्ट में बता दें आपको, पहली अगर कहाँ कहाँ हुई तो ये अभी भी लगे हाथ जान लीजिए। पहली हुई थी राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी हुई थी वैशाली के बालुकाराम विहार में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, और चौथी कहाँ हुई थी तो कश्मीर के कुंडल वन में। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर तो कह रहे हैं 5वीं संगीति हुई थी, और 5वीं कुछ कुछ किताबों में देता है, जो नवीन किताबों में जो अभी हमने देखा तो उसमें दिया है 5वीं बौद्ध संगीति हुई। तो 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ हुई है तो 5वीं बौद्ध संगीति हुई है कन्नौज में। तो ये जानते रहिएगा, ये 5 बौद्ध संगीतियाँ। वैसे ओवरऑल 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में आप जानते रहिए, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियाँ, ये संगीतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये कहा जाता है कि अजातशत्रु को भी इसके पुत्र द्वारा इसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उसका क्या नाम था तो उसका नाम होता है उदाइन। अजातशत्रु के पुत्र का नाम होता है उदाइन। तो इसके पुत्र उदाइन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है अजातशत्रु की। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, अजातशत्रु भी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाला था। ये दोनों धर्मों का अनुयायी था, दोनों धर्मों के प्रति इसने जो है श्रद्धा रखी, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है उदाइन। उदाइन के बारे में ये कहा जाता है कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के बाद यह भी शासक बनता है उदाइन। और इसके जो शासन का टाइम होता है उदाइन का, तो इसके शासन का टाइम होता है 460 से लेकर 444 BC। 444 BC, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उदाइन के शासन का टाइम क्या है तो उदाइन के शासन का टाइम है 460 से लेके 444 BC। तो 460 से लेके 444 तक इसने शासन किया। ओवरऑल टाइम जानना हो तो आप इसमें जाके माइनस कर सकते हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। और उदाइन के बारे में ये कहा गया इसके जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो उदाइन के जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है इसने गंगा और सोन नदियों के तट पे, सोन नदी के तट पे इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। और उसने जो है अभी तक इसके पहले मगध की राजधानी कहाँ थी तो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी। तो किसने राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाई? पाटलिपुत्र को बनाई। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि अजातशत्रु ने राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाई। तो सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो ये जानते रहिएगा कि सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र कौन बनाता है? उदाइन बनाता है। इसने राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र बनाई। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदाइन ने की। ठीक है, गंगा सोन नदियों के संगम पर किनारे जो है पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? तो उदाइन करता है। ठीक है, और दूसरा इसके जीवन की जो एक और महत्वपूर्ण घटना वो ये होता है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का। आपसे पूछा जाएगा, ये एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि उदाइन किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को। ठीक है, ये जैन धर्मावलंबी था। किस धर्म को मानता था? तो
तो जैन धर्म को मानने वाला होता है, जैन धर्मावलंबी होता है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके उदयन के समय के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और यही दो, पहला तो पाटलिपुत्र की स्थापना और दूसरा जैन धर्म का अनुयायी। और कोई विशेष इसके बारे में उपलब्धि का पता नहीं चलता। तो उदयन के बाद अन्य जो राजा होते हैं, 3 और निर्बल शासक होते हैं, जिनका नाम होता है अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, और तीसरा होता है नागदशक। कहीं कहीं इसका नाम दर्शक भी मिलता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। तो 3 अन्य राजा होते हैं जिन्होंने तीनों ने मिलाकर 444 से लेके 412 बीसी तक शासन किया। ठीक है, 444 से लेके 412 बीसी तक ओवरऑल इन्होंने शासन किया। इनके बारे में ये कहा जाए कि अगर हर्यक वंश का आखिरी राजा कौन होता है, ये पूछा जाए, तो इसको आप बता सकते हो नागदशक या दर्शक। हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? तो नागदशक या दर्शक होता है, ये इस वंश का आखिरी शासक होता है। और इन तीनों के बारे में ये कहा गया कि ये तीनों जो शासक होते हैं, कैसे शासक होते हैं? तो तीनों निर्बल शासक होते हैं। थोड़ा सा मुंडक के बारे में एक घटना मिलती है। ये कहा गया कि अपनी ये रानी भद्रा से ये बहुत असीम प्रेम करता था, और इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके मरने के बाद इसने लगभग 1 महीने तक इसको तेल में डुबो कर रखता है। और उसके बाद इसका जो मंत्री होता है, तो थेर नारद, अगर नाम जानना चाहें तो जानते रहिएगा, थेर नारद ने ही इसे सलाह दिया और कहा कि अब इसकी डेथ हो गई है, अब इसको जो है इसका क्रियाकर्म कर देना चाहिए। तो बाद में जो है इसने उसका क्रियाकर्म किया। तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए थोड़ा सा जब डीप में जाए क्वेश्चन तो बना सकता है कि हर्यक वंश का कौन सा शासक होता है जिसने अपनी पत्नी को मरने के बाद तेल के पात्र में तेल में डुबोकर लगभग 1 महीने तक रखे रहा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश के इतिहास के बारे में। तो यहाँ तक आपका हर्यक वंश से संबंधित चीज़ें रही। रोहित देखा क्या दिक्कत है? तो आइए, अब ये रहा आपका हर्यक वंश से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर इसमें क्वेश्चन पूछे, थोड़ा 2-4 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि हर्यक वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। और हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है तो उसका भी सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने किस लिच्छवी राजकुमारी के साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाया, अगर इसके बारे में भी पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेलना या छलना के साथ। ठीक है, चेलना या छलना किसकी पुत्री थी? तो चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, चेलना या छलना। और इसने अपना जो दूसरा व्यवहार स्थापित किया था वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जानते रहिएगा, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का नाम था महाकोशला देवी। इसने महाकोशला देवी के साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाया था। क्लियर हो गया? अब आइए और आगे बढ़ते हैं।
बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का क्या नाम था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। उसके राजवैद्य का नाम था जीवक। और एक थोड़ा सा और अंदर जाए तो एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि जीवक ने कहाँ पर शिक्षा का अध्ययन किया था? जीवक ने कहाँ पर शिक्षा का अध्ययन किया था? तो ये जानते रहिएगा, जीवक जो है तक्षशिला में शिक्षा का अध्ययन किया था। कहाँ पर? तो तक्षशिला में इसने विद्या अध्ययन किया था। क्लियर हो गया? अगर पूछे तो बता सकते हो, थोड़ा सा अंदर जाए। ठीक है। अवंती नरेश प्रदोत, जिसको पांडु रोग हो गया था, पांडु रोग या पीलिया, उसके उपचार के लिए बिंबिसार ने किसे नियुक्त किया था? तो इसी को, जीवक को ही उसके उपचार के लिए नियुक्त किया था। बिंबिसार को अपने किस वैवाहिक संबंधों के द्वारा काशी ग्राम, जिसकी आय 1 लाख हुआ करती थी, वो प्राप्त हुआ था? तो कौशल से वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसे काशी ग्राम, जिसकी आय 1 लाख होती थी, वो प्राप्त हुआ था। तो ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो कौशल से। ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। अंग विजय किसने की थी? तो अंग की विजय बिंबिसार ने की थी। ठीक है। तो बिंबिसार के शासन का टाइम कितना है? अगर ये भी पूछे तो 544 से 492। ये सारे क्वेश्चन बिंबिसार से पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अजातशत्रु से पूछे जा सकते हैं कि कुडिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुडिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। हर्यकवंशी किस राजा को ये कहा जाता है कि उसने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की? तो देवानामप्रिय की उपाधि हर्यकवंशी राजा अजातशत्रु ने। किसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो बनेगा किसके शासन काल में हुआ था? तो हो जाएगा अजातशत्रु। और कहाँ पर हुआ? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा। राजगिरी नहीं देता तो उसकी जगह दे देगा सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। तो सप्तपर्णी कब हुआ? तो 483 में हुआ। ये टाइम पूछ सकता है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऐसा पूछता है तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजातशत्रु ने कौन से 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया? तो ये अगर पूछा जाता है तो अजातशत्रु ने 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया। पहला तो रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक। तो ये 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाएगा। वो कौन सा बनेगा? वो ये बनेगा कि अजातशत्रु ने 2 नवीन अस्त्र का प्रयोग किसके खिलाफ किया था या किसके विरुद्ध किया था? ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया था। क्लियर हो गया? और लिच्छवियों ने कितने गणराज्यों का संघ बनाया था अजातशत्रु के खिलाफ? तो 36 गणराज्यों का संघ बनाया था। ये भी जानते रहिएगा। लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने किसे नियुक्त किया था? तो लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार, किसको? वत्सकार, अपने मंत्री वत्सकार को नियुक्त किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। मंत्री के बारे में इसका नाम क्या था? ठीक है। और अजातशत्रु का किस कौशल नरेश के साथ संघर्ष हुआ था? तो कौशल का जो राजा था वो था प्रसेनजीत। क्योंकि बिंबिसार के मरने के बाद हमने बताया आपको कि उसकी जो बहन थी, जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था महाकोशला देवी, उसका निधन हो जाता है पति वियोग में। इसी के कारण प्रसेनजीत 1 लाख आय वाला काशी ग्राम, जिसकी आय 1 लाख होती थी, वो देना बंद कर देता है। और यही दोनों के बीच में शत्रुता का
कारण बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है वो ये है कि किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। और उदयन से क्वेश्चन पूछेगा तो ये किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। क्लियर हो गया? तो हर्यक वंश में इससे बाहर से आपको क्वेश्चन आना नहीं है। अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, खूब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, ताकि ये तैयारी इस वंश के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाएं तो आप आराम से बता सकते हो उसके बारे में। आइए अब अगला चर्चा करते हैं। जो अगला वंश है वो हर्यक वंश के बाद है शेषुनाग वंश। ठीक है, अगला वंश है शेषुनाग वंश। इस वंश का नाम शेषुनाग क्यों पड़ा? तो इस वंश का जो संस्थापक राजा है उसका नाम ही है शेषुनाग या शेषुनाग। तो इसी के नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा शेषुनाग वंश। ठीक है, इसके शासन का जो टाइम होता है वो होता है 412 से लेके 344 BC तक। ठीक है, 412 से लेके 344 BC तक इसके पूरे शासन का टाइम होता है। शेषुनाग वंश का जो संस्थापक राजा होते हैं इसका नाम होता है शिशुनाग, या शिशुनाग कहे या शेषुनाग। शेषुनाग कुछ भी नाम दे, जानते रहिएगा, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, ये इस वंश का संस्थापक शासक होता है। क्योंकि हर्यक वंश का जो आखिरी शासक होता है नागदशक या दर्शक, उसकी हत्या करने के बाद इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश या शेषुनाग वंश। और शिशुनाग वंश या शेषुनाग वंश नाग का टाइम क्या होता है? तो इसका टाइम होता है 412 से लेके 394 BC। 412 से लेके 394 BC तक इसने शासन किया। और इसके बारे में जो प्रमुख इसकी उपलब्धि होती है, अभी तक हमने देखा जो मगध जो होता है जिस पर सबसे पहला जो शासन किया हर्यक वंश ने, उसने अंग काशी आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन अवंती जो है अभी तक जो है इससे अछूता रहा। क्योंकि अवंती के साथ तो बिंबिसार के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अजात शत्रु के समय में उन रिश्तों में थोड़ा सा खटासता आ जाती है, कटुता आ जाती है। और ये कहा गया कि दोनों के बीच में प्रत्यक्ष तो संघर्ष कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो है कुछ मनमुटाव चल रहा था। उसी के कारण दोनों ने अपने अपने दुर्गों का दुर्गीकरण करवाया था, लेकिन प्रत्यक्ष कहीं संघर्ष इन दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलता। तो ये शिशुनाग के बारे में ये कहा जाता है, इसके जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो ये होती है कि इसने क्या किया कि अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। अवंती को जीतकर ये इसने क्या किया कि अवंती को जीतकर इसने मगध में मिला लिया। और जो अवंती का शासक होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोगों ने कहा कि जो अवंती का शासक होता है एक निर्बल शासक हो जिसका नाम होता है अवंती सेन, उसी को इसने पराजित करके और अवंती को मगध में मिला लेता है। और दूसरे इसके जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, तो इसकी दूसरी उपलब्धि ये होती है कि इसने अपनी राजधानी, अभी तक जो हमने बताया कि इसके पहले राजधानी कहाँ थी, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी थी राजगृह, और राजगृह के बाद दूसरी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद अगली राजधानी शिशुनाग ने कहाँ बनाया? वैशाली को बनाया। इसने राजधानी हस्तांतरित करी और पाटलिपुत्र से राजधानी इसने कहाँ बना दी? वैशाली को बना दी। तो ये इसके जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिशुनाग के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेना। अवंती की
महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को जीतना क्यों माना जाता है? तो ये इसलिए माना जाता है कि जो अवंती होता है, अवंती लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध होता है और यहाँ पर उत्कृष्ट किस्म के लोहे प्राप्त होते हैं जिनसे अच्छे अच्छे औजार बनाए जाते थे। इसलिए अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना इसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और दूसरा, राजधानी परिवर्तन करना, राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाना, तो ये इसके जीवन की दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धि होती हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि चूंकि अवंती के ही अधीन काशी होता था, तो जब इसने अवंती को जीत लिया तो काशी भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया होगा। ठीक है। और यहाँ अपने किसी सगे संबंधी को यहाँ पे एज ए वायसराय के रूप में इसने नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और उसके बाद शेषुनाग के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है कालाशोक। कालाशोक, इसका एक नाम और होता है, चाहे कालाशोक कहे चाहे काकवर्ण। काकवर्ण, ठीक है, कहीं कहीं कालाशोक देता है, कहीं कहीं काकवर्ण देता है, तो नाम दोनों जानते रहिएगा। चाहे कालाशोक नाम लिख के दे दे, चाहे काकवर्ण नाम लिख के दे दे, दोनों नाम, कोई यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कालाशोक काकवर्ण इसके बाद शासक होता है शेषुनाग के बाद। इसके शासन का जो टाइम होता है कालाशोक काकवर्ण का, तो इसका टाइम होता है 394 से लेके 366 BC। ठीक है, 394 से 366 BC ये इसके शासन का टाइम होता है कालाशोक काकवर्ण के बारे में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कालाशोक काकवर्ण ने क्या किया कि शासक बनने के बाद इसने पुनः जो है राजधानी वैशाली से हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र को बना दिया ना। इसने भी राजधानी परिवर्तन किया और वैशाली की जगह इसने राजधानी किसे बना दिया? पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किसने पुनः जो है वैशाली से राजधानी हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र बनाई, तो हो जाएगा कालाशोक काकवर्ण। इसने राजधानी परिवर्तन करके पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। और दूसरा, इसके जीवन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, तो दूसरी इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, कालाशोक काकवर्ण के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली के बालुकाराम बिहार में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो सभाकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? सभाकामी या सर्वकामी, दोनों नाम हो, सर्वकामी, जो भी नाम दे दें तो दोनों नाम जानते रहिएगा, कोई भी नाम एक दे सकता है। तो सभाकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वैशाली के बालुकाराम बिहार में हुई थी। कब हुई थी? तो 383 में हुई थी। ठीक है, 383 BC में। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक काकवर्ण के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो ये दोनों इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं और इसने आजीवन साम्राज्य को अक्षुण्ण बना के रखा जो इसके पिता के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, और इसके बाद कुल 22 राजा और होते हैं जिन्होंने लगभग 22 इसके बाद 22 राजा नहीं, 22 वर्ष तक। इसके बाद इसके लगभग 9-10 पुत्र होते हैं, 10, तो जिन्होंने लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 22 वर्ष। ठीक है, तो शासन किया। और इस वंश का जो आखिरी शासक होता है शेषुनाग वंश का, तो नंदीवर्धन कहा जाता है। कौन होता है? तो नंदीवर्धन या महानंदिन, नंदीवर्धन या महानंदिन इस वंश का आखिरी शासक होता है।
और इसके बाद जो है इस वंश का भी पतन हो जाता है। तो अगर शेषनाग की बात की जाए कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो शेषनाग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो सबसे पहले तो इसके शासन टाइम से ही बन सकता है, किसने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो ये 412 से लेकर 344 तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का संस्थापक शासक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक शासक हो जाएगा शेषनाग या शिशुनाग, ठीक है। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को का विलय करना, या ऐसे भी पूछ सकता है किस मगध नरेश ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है तो शेषनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। और दूसरा, किसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हस्तांतरित करके वैशाली को बनाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। इसने राजधानी परिवर्तन करी और पाटलिपुत्र के स्थान पर से इसने राजधानी किसे बनाई, तो वैशाली को इसने राजधानी बनाई। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसके समय के, ठीक है, शिशुनाग के समय के। और अगला इसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग के बाद कौन शासक बना, तो ये हो जाएगा कैलाशोक या काकवर्ण शासक बनता है। और इसके शासन का टाइम अगर पूछ ले तो इसके शासन का टाइम आप बता सकते हो कि 394 से लेकर 366 BC तक इसके शासन का टाइम होता है। और इसके बारे में पूछा जाए तो इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली से राजधानी हस्तांतरित करके इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो ये बता सकते हो आप। और दूसरा, इसके जीवन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है वो क्या होती है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होती है। कहाँ पर किया इसने, वैशाली के बालुकाराम विहार में किया। किसकी अध्यक्षता में, तो सभाकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में। कब किया, तो 383 BC में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपको। ओवरऑल ये आप इसको देख लीजिए अच्छे से और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, इसका शार्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।